अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस। दरअसल ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये कवर करेगा बीएससी और एमएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस नेम्ड रिएक्शंस की पूरी एक सीरीज कवर करूं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है वो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बड़ा एक सिंपल सा रिएक्शन है और बड़ा एक इजी सा रिएक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाजमी समझ आएगी। ले जी, क्लेजन तो उस बंदे का नाम है जिसने ये रिएक्शन किया था। आगे वर्ड लिखा हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें एडिशन भी हो रही हो और एलिमिनेशन भी हो रही हो। अगर आप गौर करें तो मैंने एलिमिनेशन के साथ मे भी लिखा हुआ है। मे भी का मतलब है कि एलिमिनेशन शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? इसके बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसके साथ छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एलिमिनेट होता है। वो जो छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है जरूरी नहीं कि वो छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकले, तभी मैंने मे और मे नॉट लिखा है। यानी छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे और साथ एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा, शायद निकले या ना निकले, इट डजंट मैटर। ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशंस पे बात कर लेते हैं कि आया कंडेंसेशन रिएक्शंस की क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इट इज़ अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। और कैटलिस्ट के बारे में आपको पता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपके पास क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये एस्टर के ऊपर है। वट एवर जो भी आप इसको बुलाते हैं, एस्टर या ईस्टर, वट एवर जो भी, जो आपने एस्टर लेना है उस एस्टर के बीच में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अभी हम रिएक्शन करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी पी, वो क्या बनेगी? वो बनेगी बीटा कीटो एस्टर, यानी बीटा पे कीटोनिक ग्रुप होगा। चले देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ सेल्फ कंडेंसेशन। आज का जो आपका ये पूरा टॉपिक है वो सेल्फ कंडेंसेशन पे ही चलेगा। यानी कि हमने एक जैसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं, एक जैसे एस्टर लेने हैं, डिफरेंट नहीं लेने। वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा कैसे रिएक्शन होगा। लेट्स से कि मेरे पास एक एस्टर है और मेरे पास कौन सा एस्टर है, जरा देखिएगा। वो है, ये है जी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये मेरे पास एस्टर है। आपको पता ना, COO के आगे भी R ग्रुप होता है और पीछे भी R ग्रुप होता है, उसको हम एस्टर बोलते हैं। ये मैंने कौन सा एस्टर लिया है, अगर आप देखिए तो ये मैंने लिया है, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? इथाइल। पहले वो आगे वाले R का नाम आता है इथाइल और ये वाला जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O, ये एसिटिक एसिड से निकला हुआ है CH3 C डबल OH, उस H की जगह पे C2H5 लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। मेरा ख्याल है कि
अगर आपने बीएससी और एमएससी का लेक्चर जो सुन रहे हैं तो इतनी बेसिक तो आपकी क्लियर होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे ये इथाइल एसीटेट लिया है। क्यों लिया है? अगर आप देखें तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैं ये कर दूं, और इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? मैंने इसका रिएक्शन इसी के साथ करवाना है। ले जी, मैं दोबारा से लिखूंगा यहाँ पे, ये CH3 था। अगर मैं यहाँ पे एक H जरा बाहर लिख दूं तो कोई इशू नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि इथाइल एसीटेट का रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाना है? इथाइल एसीटेट के साथ ही करवाना है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये सारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? बेस की मौजूदगी में। तो यहाँ पे मैं जो बेस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है C2H5O नेगेटिव Na+, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बेस इस्तेमाल की है वो है सोडियम एथोक्साइड। अब किस तरह रिएक्शन होगा जरा देखिएगा। ये अल्फा कार्बन था, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जो उसका हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी जरा देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, ये वाला लिख दिया, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो इसके साथ अटैच होना है, ये वाला। तो ये कार्बन फिर इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास क्या होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारे पास बन गया है बीटा कीटो एस्टर। और साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी? जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन आपस में अटैच होगा, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनेगी C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बनेगी। ये हमारे पास बीटा कीटो एस्टर बना है। कैसे? ये फंक्शनल ग्रुप था ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन था, अल्फा के साथ वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, वहां पे कीटोनिक ग्रुप है, तभी हम इसको बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, और ये हमारे पास है बीटा कीटो एस्टर। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यहां पे आपने एक नोट याद रखना है, वो क्या है? वो कहते हैं जो आपने बेस ली है ना, बेस, जो भी आप बेस ले रहे हैं, सोडियम अल्क ऑक्साइड कोई भी आर ग्रुप है, वो कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यानी जो आप का जो बेस है ना वो ओ आर ग्रुप के कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। कौन सा ओ आर? जो आप एस्टर ले रहे हैं। इसको मैं बड़ा सिंपल सा बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने जो लिया था एस्टर, इसमें ये वाला जो ग्रुप था ये था C2H5O। तो अगर आप देखें तो मैंने बेस भी C2H5O वाली ही ली है। तो यहाँ पे वही उसने कहा है कि जो आपका सोडियम अल्कोक्साइड है, जो बेस है, वो किसके साथ मिलना चाहिए? OR के साथ मिलना चाहिए। किसके OR? एस्टर के OR ग्रुप के साथ मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि हमारे पास ट्रांस स्टेरिफिकेशन ना हो, यानी कि ग्रुप बदल जाता है। लेट्स से देखिएगा जरा, मैंने यहां पे लिया है RO नेगेटिव। ले जी, ये मेरे पास कोई भी
अल्कोक्साइड था, कोई भी बेस था, सोडियम नहीं लगाया क्योंकि सोडियम का कोई रोल नहीं है। ये मेरे पास है अल्कोक्साइड, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया प्राइम, वैसे कि ये आर डिफरेंट है किसी और आर की निस्बत। लेट से ये मैंने अब लेने लगा हूँ एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये मेरे पास एस्टर है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये वाले आर के ऊपर प्राइम लगा हुआ है, इस आर के ऊपर प्राइम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों आर डिफरेंट है। जबकि पहले दोनों आर सेम थे और कंडीशन में नोट में उन्होंने कहा भी था कि आपका जो बेस है वो ओ आर ग्रुप के साथ मिलना चाहिए, जो कि अब नहीं मिल रहा। इससे होगा क्या, इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती है और कार्बन फौरन से पहले ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। हमारे पास वही एज यूजुअल कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। और ये किस तरह होगा, अब जरा देखिएगा, हमारे पास होगा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, नीचे लग गया ओ आर प्राइम, ये वाला ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और उधर लगा हुआ था ओ आर। अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसने अपने आप को स्टेबल कर दे, तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन नीचे वाले कार्बन से कहेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से कहेगा कि तू अपना बॉन्ड ब्रेक कर और बाहर चला जा। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, नीचे वाले के साथ क्यों नहीं किया। अगर नीचे वाले के साथ ही बॉन्ड ब्रेक करवाना था तो बनवाया क्यों है, ठीक है जी। तो हमारे पास वैसे भी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज है कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि नीचे वाला बॉन्ड इसलिए नहीं ब्रेक हो रहा क्योंकि वो अभी तो बना है, तो लिहाजा वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और ओ आर प्राइम, साथ क्या बन जाएगा आर ओ नेगेटिव। देखा ये मसला हुआ है, जब आपका बेस का आर ग्रुप और आपके एस्टर का आर ग्रुप डिफरेंट हो तो वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर आपके पास प्रोडक्ट एक जैसी नहीं बनती, मिक्स्ड प्रोडक्ट बनती है। अभी हमारा एस्टर का जो आर ग्रुप था और जो बेस का आर ग्रुप था वो सेम था, तो लिहाजा एक ही प्रोडक्ट बनेगी, मिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगी। यहाँ पे मिक्स्ड प्रोडक्ट बन जाएगी, आर प्राइम भी हो सकता है और सिंपल आर वाली प्रोडक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसीलिए आपने जो बेस इस्तेमाल करनी है उसका आर ग्रुप आपके एस्टर के आर ग्रुप से मिलता हो। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करने लगूं, इसको रेस करने लगूं, आप चाहे तो इसको नोट कर ले। अच्छा, आपने जहाँ पे ये चीज याद रख दी कि हमने एस्टर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन करवाया जाए। ओके, चलिए जी, अब हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं। हमारे पास ये था हमारे पास बेस कैटालिस्ट था और बेस हमने कैटालिस्ट यूज किया था सोडियम एथोक्साइड C2H5O नेगेटिव। ले जी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा
कि ये जो आपका बेस है ये आपका एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा। और आपने कौन सा एस्टर लिया था? आपने एस्टर लिया था इथाइल एसीटेट, वो आपने लिया था। ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। जब ये एथॉक्साइड इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा कार्बन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो लिहाजा हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इट इज़ अ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हो तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है। ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर ये कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर ये कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट ये बड़ा बेसिक सा एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लिहाजा ये हाइड्रोजन इसलिए बाहर निकला है क्योंकि ये एसिडिक है। ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ एसिडिक हाइड्रोजन एंड इट विल बी रिमूव्ड बाय अ बेस। बेस इसको रिमूव कर रहा है। बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास बनेगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन गए। पीछे क्या बचा है? पीछे हमारे पास बचा है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OC2H5 और ये कार्बन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना था, एक हाइड्रोजन का ले लिया, तो लिहाजा उसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अभी हमने एस्टर का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है, अभी एक मॉलिक्यूल रहता है। अब हम उसको लिखेंगे। ले जी, उसको मैं लिखने लगूँ C2H5O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। वो वाला लिखा है, वो जो प्रोडक्ट बनी थी। और शायद आपको याद हो अभी हमारा एस्टर का एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको हमने यूज नहीं किया, अब यूज करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट, दूसरा मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुका हूं, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहां पे बच्चा एक सवाल पूछता है, वो कहता है सर ये वाला जो था इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव था उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये बेस है। आपको बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, इसका प्रॉपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा कि बेस किसको किस वक्त किस स्पीशी को बेस कहा जाता है और किस वक्त किस स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एनी हाउ मैं इसको बेस इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी।
अगर ये कार्बन के ऊपर अटैक करती तो फिर मैं इसको बेस ना बोलता, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलता। तो शुरू में ही हमने एक बार डिसाइड कर ली थी कि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो अंडरस्टूड बात है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज इस कार्बन के ऊपर भी उसके अटैक करने के चांसेस होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रोटॉन इसने निकालना है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन गया है वो ज्यादा स्टेबल है। कैसे? ये वाला जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ना, ये वाला, ये यहाँ पे आएगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो लिहाजा ये जो आपने नेगेटिव स्पीशीज इस्तेमाल की है एथॉक्साइड, 99% चांस है कि ये प्रोटॉन के ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि वो एसिडिक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उसमें रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस से क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। तो जहां पे स्टेबिलिटी मिल रही है तो हमेशा वो चीज, वो प्रोडक्ट बनती है जिससे स्टेबिलिटी मिले। ले जी, अब ये वाला जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव था, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन फौरन से पहले ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा ऑक्सीजन, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या होगा हमारे पास रिएक्शन ये होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, ये वाली स्पीशीज लिख रहा हूं, और इसका OC2H5 नीचे लिख दिया, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो आगे आ जाएगा CH2, ठीक हो गया, C डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गई है। बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। पहले मैंने इसको लिखा है, इसको नीचे लिख दिया, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड बनता है। ये हमारे पास एक स्पीशी बनी है। अब देखिएगा आगे क्या होता है। ले जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, OC2H5, CH2, C डबल बॉन्ड OC2H5। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव है, ये तो अनस्टेबल है। ये इस कार्बन से कहेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। अब कार्बन ने किसी एक के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है। किसके साथ ब्रेक करना है आप बेहतर जानते हैं। अंडरस्टूड बात है कि कार्बन ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये समझे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नो, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद आपको याद हो कैटिनेशन की कंडीशंस भी हमने पढ़ा हुआ है। ले जी, अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड बन गया। आगे क्या था? CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक हो गया। और ये वाला ग्रुप बाहर निकल आएगा, क्या बनेगा? C2H5O नेगेटिव, एथॉक्साइड। अब आपके पास जहां पे एक
प्रोडक्ट बन गई है बीटा कीटो एस्टर, जो कि पहले हमने प्रोडक्ट बनाई थी वही है। यहां पे एक बहुत बड़ा मसला है। वो क्या मसला है? इस ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप मिलकर इस मिथाइलिन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ। फिर ये वाला कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? हाइड्रोजन से। ये दरअसल हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, और ये वाला जो आपको यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इट इज अ एसिडिक हाइड्रोजन। ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। पहले सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप था, तो उसने उसको एसिडिक बना दिया था, प्रोटॉन निकाल दिया था। अब तो दो कार्बोनिल है, अब तो ये पहले की निस्बत ज्यादा एसिडिक है। तो वो पड़ा हुआ है एथोक्साइड, वो यहां से क्या करेगा? बेस वो प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा। जरा देखिएगा कैसे। हमारे पास है C2H5O नेगेटिव एथोक्साइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH एक H में बाहर लिख रहा हूं, CH2 था, C डबल बॉन्ड O C2H5, यही था जी। अब क्या होगा? ये एक बड़ा अच्छा बेस है। ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन को जो कि एसिडिक था उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, ये कार्बन का था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पीशीज को एक्सेप्ट कर दिया वो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी। आपके पास फिर एक क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो आपके पास बनेगा C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। लेकिन 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 इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। वो क्यों आया वो आपको पता है। ये तो काम खराब हो गया हमारा बीटा कीटो एस्टर, तो वो तो इनोलेट आयन में बदल गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इनोलेट आयन। ये हमारे पास इनोलेट आयन है। ये इनोलेट आयन तो बड़ा स्टेबल है। जैसे ऊपर रेजोनेंस हो रही थी एक कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, नीचे तो दो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे तो रेजोनेंस और ज्यादा हो जाएगी। तो हमने तो बीटा कीटो एस्टर बनाना था, ये तो इनोलेट आयन बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास इनोलेट आयन बना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5, हम इसमें एसिड की तादाद बढ़ा देंगे, प्रोटॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। एज कंपेयर टू बेस, ये बेस ये था, उसकी जिसमें प्रोटॉन बढ़ा देंगे, तो ये प्रोटॉन इसको एक्सेप्ट करेगा। अब आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप हुआ ही इसलिए था क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन्स पड़े हुए थे। अगर यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन्स ना होते
तो ये वाला रिएक्शन कभी भी, ये वाला स्टेप कभी भी नहीं होना था। हमारे पास डायरेक्ट बीटा कीटो एस्टर ही बनना था। तो ये हमारा पूरा आज का रिएक्शन है। जितनी डेप्थ में हो सकता था मैंने उतनी ही डेप्थ में समझाया है। इसके अलावा भी हम करेंगे शुरू। ये तो आज हमने सेल्फ कंडेंसेशन किया है, अभी हमारे पास मिक्स्ड कंडेंसेशन भी है, क्रॉस कंडेंसेशन भी है। और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।